बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 4 के रिमेनिंग 3 न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। आज के फर्स्ट न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, अ बॉल ऑफ मास 100 ग्राम इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स एट अ स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। इट मीन्स कि आपके पास एक बॉल था जिसका मास है 100 ग्राम विच मीन 0.1 kg, और आपने जब इसे वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया तो इसकी जो स्पीड थी वो थी 25 मीटर पर सेकेंड। इफ नो एनर्जी इज लॉस्ट डिटरमिन द हाइट इट वुड रीच। यहां तक हम इसको पहले सॉल्व करते हैं कि जब आपने इसे वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया तो आपने पहले ये अज्यूम करना है कि कोई भी एयर रेजिस्टेंस नहीं है, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसके अगेंस्ट वो अपवर्ड मूव कर रहा है। सो आपने अगर ये कैलकुलेट करना है कि कोई एनर्जी रेजिस्टेंस की वजह से लॉस्ट नहीं हो रही, तो फिर वो बॉल अगर 25 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया गया तो क्या हाइट ट्रेवल करेगा। सो फर्स्ट पार्ट में जब वो अपवर्ड मूव कर रहा है तो ऑब्वियसली जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपवर्ड मूव करता है तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी होता है और गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। सो हम यहाँ पर पहले अगर डेटा नोट करें तो आपके पास सिंपली मास है 100 ग्राम विच मीन 0.1 किलोग्राम और वेलोसिटी है 25 मीटर पर सेकेंड। अभी सिर्फ हम फर्स्ट पार्ट में हाइट को कैलकुलेट करेंगे जहां आप एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर करेंगे, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्सेस के अगेंस्ट इस वेलोसिटी के साथ ट्रेवल करते हुए वो क्या हाइट ट्रेवल करता है वो कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जिसमें व्हाइल मूविंग अपवर्ड होगा लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, और ऑब्वियसली वो अपवर्ड मूव कर रहा है तो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी आएगा। जो उसके पास लॉस इन काइनेटिक एनर्जी है वो अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक एनर्जी इक्वेशन होगा हाफ mv² और गेन इन पोटेंशियल एनर्जी mgh के अकॉर्डिंग होगा। राइट और लेफ्ट हैंड साइड पर मास का फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर आपने हाइट को कैलकुलेट करना है। सो इसको अगर आप अकॉर्डिंग टू हाइट रीअरेंज करें तो इट विल बी सम हाउ लाइक दिस। इसमें आपके पास वेलोसिटी गिवन है, अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा था वो बॉल, उसकी वैल्यू आप 9.8 यूज करेंगे। सो आप हाइट जब कैलकुलेट करेंगे तो वेलोसिटी थी जी 25 मीटर पर सेकेंड, सिर्फ ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क परफॉर्म हो रहा है, सो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब आप इस फैक्टर को सॉल्व करेंगे तो जो हाइट की वैल्यू आएगी वो आएगी 31.9 मीटर, विच मीन्स कि 25 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी के साथ मूव करते हुए और एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर करते हुए जो उसने हाइट ट्रेवल की वो है 31.9 मीटर। अब इस क्वेश्चन का रिमेनिंग पार्ट देखते हैं। अब उसने कहा कि इफ द बॉल ओनली राइजेस टू 25 मीटर, यानी 31.9 मीटर की बजाय वो सिर्फ कितनी हाइट तक जाता है, 25 मीटर तक। इसका मतलब है कि अब एयर रेजिस्टेंस फिर इफेक्टिव है, क्योंकि जब एयर रेजिस्टेंस इफेक्टिव है तो इसी वजह से बॉल ने जो हाइट ट्रेवल की है वो कम की है, क्योंकि बॉल ने मैक्सिमम जो उसकी काइनेटिक एनर्जी थी उसको यूज किया होगा टू परफॉर्म वर्क अगेंस्ट द रेजिस्टिव फोर्सेस। सो यही उसने कहा, कैलकुलेट द वर्क डन अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस, ऑल्सो कैलकुलेट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। सो अगर वो 31.9 मीटर की बजाय हाइट ट्रेवल कर रहा है 25 मीटर, तो इस सिचुएशन में जब बॉल अपवर्ड मूव कर रहा है तो लॉस इन जो काइनेटिक एनर्जी हो रहा है उसकी 2 रीजंस हैं। एक तो रीजन ये है कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी जब हुआ तो उसने अपवर्ड मूव करते हुए गेन की पोटेंशियल एनर्जी, प्लस उसने वर्क भी परफॉर्म किया अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर जब आपने फार्मूला पुट करना है तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी अगेन हाफ mv², जब आपने पोटेंशियल एनर्जी का गेन फाइंड करना है तो हाइट अब आपके पास चेंज हो गई है, दैट हाइट इज 25 मीटर, सो mgh प्राइम प्लस वर्क डन अगेंस्ट द एयर रेजिस्टेंस। सो फर्स्ट हमने जो कैलकुलेट करना था वो था वर्क डन अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस, पहले हम ये कैलकुलेट करेंगे। सो इस इक्वेशन को जब आप रीअरेंज करेंगे तो इट विल बी लाइक दिस।
अब यहाँ पर आपको सिंपली सारी डाटा वैल्यूज़ गिवन हैं। मैस है 0.1 किलोग्राम, वेलोसिटी है 25 मीटर पर सेकेंड, अगेन मैस 0.1, जी 9.8, हाइट कितनी है जी 25 मीटर। इसमें जब आप फर्स्ट फैक्टर को सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 31.25 और ये जो पोटेंशियल एनर्जी वाला है इट विल बी 24.5 और इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इट विल बी 6.7 जूल। सो जो एयर रेजिस्टेंस के अगेंस्ट वर्क परफॉर्म हुआ वो है 6.7 जूल और इसी वर्क डन की वैल्यू को यूज करके आपने रेजिस्टिव फोर्स बाय एयर वो भी कैलकुलेट करना है। सो जब आपने रेजिस्टिव फोर्स के लिए वर्क की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उसमें भी आपका जो वर्क परफॉर्म होगा अगेंस्ट द रेजिस्टिव फोर्स होगा और कितनी हाइट तक या कितने डिस्टेंस तक होगा वो होगा 25 मीटर। सो इंस्टेड के आप पहले 25 मीटर लिखें, आप पहले इसको हाइट लिख लें जो उसने ट्रैवल करनी है। अब ये आपके पास प्रॉपर वर्क का फार्मूला हो गया। वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स रेजिस्टिव फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट वो हाइट है जो वो ट्रेवल कर रहा है, दैट इज h प्राइम। सो यहाँ से आप फ्रिक्शनल फोर्स की इक्वेशन बनाएंगे तो वो आएगा वर्क डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। सो वर्क की वैल्यू थी आपके पास 6.7 जूल और हाइट है 25 मीटर। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो रेजिस्टिव फोर्स आएगी वो आएगी 0.26 न्यूटन। सो ये थे आपके पास जी वर्क डन और फ्रिक्शनल फोर्स या रेजिस्टिव फोर्स की वैल्यूज। सो इनिशियली जब एयर रेजिस्टेंस इग्नोर हुआ तो हाइट ज़्यादा ट्रेवल हुई और फिर जब आपने एयर रेजिस्टेंस को इंक्लूड किया तो हाइट 31.9 से कम होकर 25 मीटर हो गई। सो ये था आज का फर्स्ट न्यूमेरिकल। अब मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और देखते हैं कि आज के सेकंड न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट क्या है। जी डियर स्टूडेंट, आज का सेकंड न्यूमेरिकल पावर के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, द इंजन ऑफ अ थंडर फाइटर डेवलप्स अ थ्रस्ट ऑफ 3000 न्यूटन। यानी इंजन जो फाइटर एरोप्लेन का था उसने जो फोर्स अप्लाई की वो है 3000 न्यूटन। What horsepower does it at velocity of 600 मीटर पर सेकेंड? अगर ये फाइटर प्लेन 600 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी गेन कर रहा है बाय अप्लाइंग दिस मच फोर्स, तो आप बताएं फिर उस इंजन की पावर कितनी थी। सो इसमें जो आपके पास सिंपल सी दो डाटा वैल्यूज हैं, एक है फोर्स और दूसरा है वेलोसिटी। यू नीड टू कैलकुलेट द पावर। जब भी फोर्स और वेलोसिटीज गिवन हो तो इस सिचुएशन में आप जो फार्मूला यूज करते हैं पावर का वो होता है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। अब यहाँ पर जो फोर्स इंजन लगा रहा है वो है 3000 न्यूटन और ऑब्वियसली जिस डायरेक्शन में इंजन फोर्स लगा रहा है उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी गेन हो रही है। सो अगर आप इन दोनों के बीच में थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करें तो दोनों पैरेलल होंगे क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी है। Both should be parallel, theta is 0 degree. So जब आप इसको स्केलर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो इट विल बी एफ वी कॉस थीटा। एफ की वैल्यू है 3000 और वेलोसिटी की वैल्यू है 600। थीटा की वैल्यू आप पुट करेंगे 0 डिग्री और कॉस 0 जी 1 होता है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इट विल बी लाइक दिस। पहले आपके पास जो पावर का फैक्टर आएगा या उसकी यूनिट आएगी साथ वो आएगी वॉट्स में। आपसे कहा गया कि इसकी जो पावर है वो हॉर्स पावर में कैलकुलेट करें, तो यू नो इट 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट्स। सो आपने इस पावर को जो वॉट्स में कैलकुलेट किया है टू कन्वर्ट इट इनटू हॉर्स पावर यू विल डिवाइड दिस फैक्टर बाय 746। जब आप इसे डिवाइड कर देंगे तो इट विल बी 2413 हॉर्स पावर। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर फॉर द पावर। ये था आज का सेकंड न्यूमेरिकल जिसमें सिंपल आपने पावर का फोर्स और वेलोसिटी का स्केलर प्रोडक्ट का फार्मूला यूज किया। अब मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और देखते हैं कि आज के लास्ट न्यूमेरिकल की क्या स्टेटमेंट है। जी डियर स्टूडेंट, लास्ट न्यूमेरिकल एस्केप वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। आपको जिस प्लेनेट की एस्केप वेलोसिटी फाइंड आउट करने को कहा गया वो है सरफेस ऑफ मून।
स्टेटमेंट में आपसे कहा गया द mass of the moon is 1/80 times of the mass of earth and the corresponding radius of moon is 1/4 of the radius of earth. Calculate the escape velocity on the surface of moon. यानी अगर मून का mass और उसका radius relative to earth आपको दोनों values उसकी given हैं, अगर ये दोनों values given हैं तो then you will calculate the escape velocity for the surface of moon. So पहले अगर आप डाटा नोट करें तो mass of moon आपने नोट किया 1/80 times of mass of earth, जहां पर mass of earth की वैल्यू होती है 6 × 10⁻24 kg. रेडियस ऑफ मून 1/4 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ है, वेयर रेडियस ऑफ अर्थ है 6.4 10⁻6 मीटर. इस डाटा को यूज करना है और आपने कैलकुलेट करनी है एस्केप वेलोसिटी फॉर द सरफेस ऑफ मून, यानी मून पर जो ग्रेविटी है उसके इफेक्ट से अगर आपने बाहर निकलना है तो फिर क्या एस्केप वेलोसिटी उस ऑब्जेक्ट की होनी चाहिए. सो इसमें जो एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला आपने यूज करना है वो है √2gme/re. यह आपने टॉपिक में फॉर सरफेस ऑफ अर्थ एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला पढ़ा था. इसी को अगर आप सरफेस ऑफ मून के लिए ट्रांसफॉर्म करेंगे तो सिंपली यहाँ पर आपके पास आ जाएगा mass ऑफ मून और यहाँ आएगा रेडियस ऑफ मून. सो आपने दोनों फैक्टर्स को मून सरफेस के लिए रिप्लेस कर दिया. अब यहाँ पर mass ऑफ मून आपको गिवन है कि उसकी वैल्यू है जी, कितनी गिवन है जी 1/80 टाइम्स mass ऑफ अर्थ, और साथ ही आपको रेडियस ऑफ मून भी गिवन है इन टर्म्स ऑफ अर्थ रेडियस, दैट इज 1/4 रेडियस ऑफ अर्थ. अब इस पूरे फैक्टर को जब आप रीअरेंज करेंगे तो ये कुछ इस तरह से चेंज होगा. ये 4 आपके पास ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, 2 × 4gme डिवाइडेड बाय 80re. ये बनेगा जी आपके पास 8gme डिवाइडेड बाय 80re. यहाँ पर 8 और 80 को आप कैंसिल करेंगे तो इट विल बी समहाउ लाइक दिस. यहाँ आ जाएगा gme डिवाइडेड बाय 10re. अब यहाँ पर आपने सिंपली आपको इन सारी कांस्टेंट की वैल्यूज गिवन हैं, सो आप g की वैल्यू पुट करेंगे 6.673 × 10⁻11. mass ऑफ अर्थ भी आपको गिवन है जो मैंने डाटा में भी लिख लिया था, दैट वाज 6 × 10⁻24 और डिवाइडेड बाय है 10. रेडियस ऑफ अर्थ है आपके पास 6.4 × 10⁻6. इस सारे को आप अंडर रूट के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपके पास 0.63 × 10⁻7. जब आप इस अंडर रूट के फैक्टर को सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 2.5 × 10⁻3 मीटर पर सेकेंड. सो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट ने मून सरफेस से एस्केप करना है तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस जो उसकी इनिशियल एस्केप वेलोसिटी होनी चाहिए दैट इज 2.5 × 10⁻3 मीटर पर सेकेंड, या आप ये भी कह सकते हैं 2.5 किलोमीटर पर सेकेंड. सो डियर स्टूडेंट, ये थे आज के 3 न्यूमेरिकल्स. इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में मजीद डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के साथ मिलेंगे. टिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज.